हेलो फ्रेंड। यूपीएससी के 2026 के एसए के पेपर में एक कोट आया था, व्हेन टू एलिफेंट फाइट इट इज़ द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। मतलब जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है। इस पर 1000 से 1200 शब्द लिखने थे, तो उसका कुछ कंटेंट हम डिस्कस करते हैं। ये एक पुरानी अफ्रीकी कहावत है, ईस्ट अफ्रीका के किकोयू और स्वाहिली परंपरा से आई है। इसका सिंपल मतलब है, जब ताकतवर लोग या बड़े देश आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान कमज़ोर और आम लोगों का होता है। यहाँ हाथी मतलब बड़े और ताकतवर हैं, जैसे बड़े देश हो गए, नेता हो गए, बड़ी कंपनियाँ हो गईं या विचारधारा हो गई। और घास मतलब ऑर्डिनरी पीपल, गरीब लोग, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, छोटी-छोटी व्यवस्थाएँ, जो इस झगड़े का असर आसानी से झेल नहीं पाती हैं। ये कहावत सिर्फ दुःख जताने वाली नहीं है, लैमेंट यह हमें पावर, वल्नरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का टूल देती है। अब वो चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स से संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, चाहे वो सोसाइटी और एथिक्स से संबंधित हो। एज़ इट्स कोर, ये सेइंग पावर की एसिमेट्री को दिखाती है। हाथी डोमिनेंस, ज़मीन, रिसोर्स या प्रेस्टीज के लिए लड़ते हैं। उनका साइज़ झगड़े को बहुत बड़ा बनाता है, लेकिन असली नुकसान आस-पास वालों को होता है। हिस्ट्री में कई क्लियर एग्ज़ाम्पल हैं। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन ने सीधे युद्ध नहीं लड़े, लेकिन कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, अंगोला और निकारागुआ जैसे देशों में लाखों लोग मारे गए। इकोनॉमीज़ टूट गईं और सोसाइटी घायल हो गई। डेवलपिंग नेशन घास बन गए। एक और एग्जांपल देखें तो जैसे दोनों वर्ल्ड वार में यूरोपीय पावर अपनी राइवलरीज़ दूसरे देशों की ज़मीन पर लड़े। अफ्रीका और एशिया के लोग भूखे रहे, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लंबे समय तक अंडर डेवलपमेंट उनको झेलना पड़ा। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में भी यही हुआ। यूरोपीय देश अफ्रीका बाँटने के लिए लड़े, लेकिन नुकसान अफ्रीकी लोगों को हुआ। आज की जियोपॉलिटिक्स में भी यही पैटर्न है। अमेरिका और चाइना की राइवलरी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, साउथ चाइना सी, ताइवान और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेकर सेकेंडरी विक्टिम्स पैदा कर रही है। टैरिफ वार और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन से स्मॉलर इकोनॉमीज़ को के कंज्यूमर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के कॉस्ट बढ़ गए हैं। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट 2022 से इस कहावत को बहुत साफ दिखा रहा है। एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है। यूक्रेन और रसिया मिलकर दुनिया का बहुत सा वीट और फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करते हैं। महंगाई से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के पुअरेस्ट हाउसहोल्ड को सबसे ज़्यादा मारा है। यूएन और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस युद्ध ने टेंस ऑफ मिलियंस और लोगों को एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में ढकेल दिया है। हाथी लड़ते हैं, घास भूखी रह जाती है। एक और कंटेम्परेरी एग्जाम्पल है, मिडिल ईस्ट में इसराइल, पैलेस्टाइन या बड़े पावर की इन्वॉल्वमेंट से आम नागरिक, बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं। क्लोजर होम की अगर बात करें तो साउथ एशिया में भी यही दिखता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लाइवलीहुड रुक जाती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डेवलपमेंट के पैसे डिफेंस पर खर्चा हो जाते हैं। नेबरहुड में ग्रेट पावर मैन्यूवरिंग से भी छोटे देशों की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। देश के अंदर भी प्रोवर्ब लागू होती है। जब बड़े राजनीतिक दल लंबे समय तक कन्फ्रंटेशन करते हैं, पार्लियामेंट में डेडलॉक, स्टिक पोलराइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर, तो ऑर्डिनरी सिटीजन को वेलफेयर स्कीम में डिले, पॉलिसी पैरालिसिस और ट्रस्ट की कमी का नुकसान होता है। उदाहरण के लिए लंबे समय तक बजट या महत्वपूर्ण बिल्स अटक जाने से गरीबी वाली जो योजनाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। कॉर्पोरेट लेवल पर भी यही होता है। जब जायंट टेक फर्म्स या बड़े बिजनेस ग्रुप प्राइस वार, पेटेंट वार या रेगुलेटरी फाइट करते हैं, तो स्मॉल सप्लायर्स, गिग वर्कर और आम कंज्यूमर्स को जॉब लॉस, डाटा मिसयूज या कम विकल्प का सामना करना पड़ता है। जैसे दो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के झगड़े में छोटे सेलर्स को नुकसान होता है। इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत क्लियर है। बड़े कॉन्टेस्ट के नेगेटिव इफेक्ट अक्सर दूसरों पर डाल दिए जाते हैं। करेंसी में उतार चढ़ाव, कैपिटल फ्लाइट और ट्रेड डिसरप्शन पहले लेबर इंटेंसिव सेक्टर और इनफॉर्मल इकोनॉमी को मारते हैं। क्लाइमेट चेंज को भी इसी नज़रिए से समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के हिस्टोरिकल एमिशंस ने क्राइसिस पैदा की हैं, लेकिन वर्स्ट इम्पैक्ट लो लाइंग आइलैंड जैसे कि मालदीव, ग्लोबल साउथ के फार्मर्स और फ्यूचर जनरेशन पर पड़ रहा है। यही अल्टीमेट ग्रास है। फ्लड, ड्रॉट, क्रॉप फेल्योर और फोर्स्ड माइग्रेशन ही ट्रैम्पलिंग है। उदाहरण बांग्लादेश या अफ्रीका के कई देशों में क्लाइमेट रिफ्यूजी बढ़ रहा है, जबकि मुख्य जिम्मेदारी बड़े एमिटर की है। सोशली ग्रास एक जैसी नहीं होती है, जैसे कि वीमेन, चिल्ड्रेन, माइनॉरिटीज़, एल्डरली और इकोनॉमिकली वीक लोग प्रोपोर्शनेटली सफ़र करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और पोलराइजेशन पुरानी इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ा देते हैं। लॉन्ग अनसर्टेनिटी में मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, सोशल कोहेशन कमज़ोर होता है। एथिकली सवाल उठता है, क्या हाथियों का घास के प्रति कोई ड्यूटी है? कुछ रियलिस्ट कहते हैं नो, पावर अपनी मर्जी से चलती है, लेकिन गांधीयन ट्रस्टीशिप, ह्यूमन सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जैसे आइडियाज़ कहते हैं कि बिना रेस्ट्रेंट की पावर गलत है। वल्नरेबल की रक्षा करने से खुद को रोकने के हार्ड डिसीजन को टालना लीस्ट एथिकल कोर्स है।
प्रोवर्ब निराशा वाली नहीं है, ग्रास पूरी तरह पैसिव भी नहीं है। सिविल सोसाइटी, फ्री मीडिया, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ट्रैम्पलिंग की कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। रीजनल बॉडीज इंटरनेशनल लॉ, आर्म कंट्रोल और क्लाइमेट एग्रीमेंट्स रूल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हाथी बिना कॉन्सिक्वेंसेस के ना लड़ सकें। डोमेस्टिक लेवल पर फेडरलिज्म मजबूत करना, सोशल सेफ्टी नेट बढ़ाना, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इंक्लूसिव ग्रोथ लोगों को रिजिलियंट बनाते हैं। लीडरशिप को रेस्ट्रेंट रखें, कॉमन गुड को प्रायोरिटी दें और उन लोगों की सुने जो नुकसान उठाते हैं। राइवलरी को मैनेज्ड कंपटीशन में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से बड़े टेंशन को कंट्रोल किया है। अल्टीमेटली ये प्रोवर हमें मोरल कंसर्न का सर्कल बढ़ाने को कहती है। ट्रू स्ट्रेंथ खुद को बचाकर लड़ने में नहीं बल्कि इस विजडम में है कि मीडो यानी कि मैदान की सेहत ही हाथियों की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तय करती है। जहाँ ग्रास बार बार रौंदी जाती है वहाँ वो जगह सबके लिए बैरन हो जाती है। इसलिए प्रोग्रेसिव पावर, फोरसाइट, एम्पैथी और इंस्टीट्यूशनल गार्डरेल्स के साथ यूज होनी चाहिए। तभी ये एंशिएंट अफ्रीकन इंसाइट सिर्फ प्रॉब्लम बताने से आगे बढ़कर सॉल्यूशन बनेगी। जब हाथी डिस्ट्रक्शन की जगह डायलॉग चुनेंगे तब घास उग पाएगी और पूरा इकोसिस्टम थ्राइव करेगा।